तो दोस्तों, स्वागत है आपका आज एक और नए टॉपिक में। आज का टॉपिक हमारा है राष्ट्रीय सुरक्षा मुद्दे, मतलब नेशनल सिक्योरिटी इश्यूज़। ये वैसे उत्तर प्रदेश पुलिस एसआई का जो एग्ज़ाम है उसके लिए स्पेशली ये टॉपिक मैं ले रहा हूँ आज। आइए बिना देर करते हुए अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टॉपिक पॉइंट नंबर 1, राष्ट्रीय सुरक्षा का अर्थ, मीनिंग ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। नेशनल सिक्योरिटी का अर्थ क्या है? राष्ट्रीय सुरक्षा का अर्थ है राष्ट्र की एकता, याद रखना, राष्ट्र की एकता, अखंडता और संप्रभुता और नागरिकों की सुरक्षा करना, ये हमारा है। राष्ट्र की एकता बनी रहे, अखंडता बनी रहे, संप्रभुता बनी रहे और नागरिकों की सुरक्षा बनी रहे। अब इन शब्दों में थोड़ा सा देखिए आप, एकता अखंडता कब बनी रहती है किसी भी राष्ट्र की? जब उसकी बाहरी सुरक्षा होती है। संप्रभुता जब उसकी आर्थिक सुरक्षा होती है। आर्थिक मतलब समझ रहे हैं ना, पैसे वैसे से इसको आर्थिक कहते हैं, इकोनॉमिकली। और नागरिक सुरक्षा जब उसकी आंतरिक सुरक्षा सुदृढ़ रहती है। तो अपना जो नेशनल सिक्योरिटी इशू है इसमें सारी चीज़ें आ गई, बाह्य, आंतरिक और फाइनेंशियल, तीनों चीज़ शामिल हो गई। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट चलते हैं। इसमें शामिल है सीमा की रक्षा, आंतरिक शांति, नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा। नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा हमें थोड़ा सा ध्यान कीजिए, पिछले टॉपिक में हम बात कर रहे थे और अभी आगे भी बात करेंगे। नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा हमें संविधान का कौन से याद करिए जरा? यस, बिल्कुल, मूल अधिकार, मौलिक अधिकार है ना, फंडामेंटल राइट्स नागरिकों की सुरक्षा प्रदान करते हैं। आर्थिक स्थिरता और सामाजिक सौहार्द, मतलब समाज में एक दूसरे से समन्वय बना रहे। राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रमुख आयाम, डायमेंशंस ऑफ नेशनल सिक्योरिटीज। बाहरी सुरक्षा, एक्सटर्नल सिक्योरिटी। एक्सटर्नल बाहरी सुरक्षा में क्या आता है? सीमा विवाद है, जैसे पाकिस्तान और चीन के साथ हमारा है, पाकिस्तान के साथ हमारा जम्मू कश्मीर पे है, चीन के साथ हमारा 2 जगह है। एक तो हमारा लद्दाख वाले क्षेत्र बनता है जहाँ अक्साई चीन करके क्षेत्र को पड़ता है, दूसरा हमारा अरुणाचल प्रदेश पे LAC का विवाद है। ठीक है, और नेपाल म्यांमार सीमा पर अवैध घुसपैठ भी इसका ये हमारे लिए समस्या है, क्योंकि यहाँ पर वीज़ा वगैरह लगता नहीं है। अच्छा, विदेशी आतंकवाद, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, इसका सबसे बड़ा उदाहरण पाकिस्तान है। पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद, कश्मीर में सबसे ज़्यादा प्रभाव है इसका। और कुछ अंतर्राष्ट्रीय संगठन, आतंकवादी संगठन जो हैं, जैसे अलकायदा और ISI हैं, वो उनके सदस्य भी यहाँ सक्रिय हैं, तो उससे भी हमें अलर्ट रहना है। अब बात आती है आंतरिक सुरक्षा, इंटरनल सिक्योरिटी। आंतरिक सुरक्षा में सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है हमारे लिए वो है नक्सलवाद। नक्सलवाद क्यों पैदा हुआ भैया? नक्सलवाद पैदा हुआ हमारी सामाजिक असमानता के कारण। ठीक है, इसे लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म कहते हैं, एक्सट्रीमिज्म। ठीक है, सबसे बड़ा आंतरिक खतरा क्यों है ये? क्योंकि 20 राज्यों में ये सक्रिय है। सबसे ज़्यादा छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और उड़ीसा में है। उसके अलावा ये कितने राज्यों में खतरा बना हुआ है? 20 राज्यों में। 28 तो राज्य हैं भैया अपने पास, उसमें से 20 में इनका है, तो सबसे बड़ा खतरा हो गया। अलगाववाद का मतलब जैसे जम्मू कश्मीर को देश से अलग स्वतंत्र करने की बातें चलती रहती हैं, उसको आप अलगाववाद कहते हैं, सेपरेटिज्म। जम्मू कश्मीर उत्तर पूर्वी नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य हैं, ठीक है ना, यहाँ सेपरेशन का जो है, अलगाववाद का मुद्दा चलता रहता है कि हमें स्वतंत्र देश घोषित करिए। तीसरा है जो आंतरिक सुरक्षा से ही संबंधित, मानिए आप सांप्रदायिक दंगे, कम्युनल राइट्स, तो सामाजिक सौहार्द बिगाड़कर आंतरिक अशांति, हिंदू मुस्लिम वगैरह जो होता रहता है आए दिन, राजनीतिक कारणों से बहुत ज़्यादा होता है ये। संगठित अपराध, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स, संगठित अपराध में आता है हमारा ड्रग तस्करी, हथियारों की तस्करी और मनी लॉन्ड्रिंग। ये 3 चीज़ें आप ध्यान रखिए, ये संगठित अपराध हैं। अच्छा, एक नया अपराध अब शुरू हो गया, साइबर सुरक्षा, साइबर अपराध। साइबर आतंकवाद सरकारी वेबसाइट को हैक कर लेते हैं। फिशिंग और ऑनलाइन धोखाधड़ी। फिशिंग ऑनलाइन धोखाधड़ी वो है जिससे आपको बैंकिंग में धोखाधड़ी कर देते हैं। फिशिंग आपको किसी चीज़ में फंसा के धोखाधड़ी से आपसे पैसे लेना, ठगी करना। ठीक है ना। सोशल मीडिया पर फेक न्यूज़ व अफवाहें, ये भी हमारा सामाजिक सौहार्द बिगाड़ती हैं। न्यूज़ कुछ है नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया पर ये चल जाती है ना। और उससे आगे है हमारा CERT इन और साइबर सेल, इसको नियंत्रित करता है। किसको नियंत्रित करता है? साइबर सिक्योरिटी को। ये T फॉर टीम, और ये जो IN लिखा हुआ है इसका मतलब यहाँ होता है इंडियन। ठीक है, तो ये साइबर सिक्योरिटी के क्षेत्र में साइबर सिक्योरिटी अपराधों को नियंत्रण करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है ये। ठीक है, आर्थिक सुरक्षा, इकोनॉमिक सिक्योरिटी। कालाधन वो जो हमारे देश का बिना टैक्स चुरा के दूसरे देशों के बैंकों में या कहीं भी इन्वेस्ट या सिक्योर या सुरक्षित कर दिया जाता है, उस धन को हम क्या कहते हैं? काला धन, क्योंकि उस पर हमारे देश को टैक्स नहीं मिला। हवाला, ये आतंकवादियों
आतंकवादी गतिविधियों को एक्टिवेट करने के लिए बाहर से आता है। ठीक है। फेक करेंसी, कोई भी नकली नोट छाप ले उसे फेक करेंसी कहते हैं। पड़ोसी देशों से नकली नोट आना। मनी लॉन्ड्रिंग, ये सेम कहानी है जैसे हवाला। मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवाद को आर्थिक मदद करना, मनी लॉन्ड्रिंग की श्रेणी में आता है। साइबर फाइनेंस फ्रॉड, और ये आता है हमारा साइबर धोखाधड़ी में। सामाजिक एवं पर्यावरण सुरक्षा, सोशल एंड एनवायरमेंटल सिक्योरिटी। सामाजिक सुरक्षा में सबसे पहले क्या आती है? बेरोजगारी, गरीबी और शिक्षा की कमी। ठीक है। जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक आपदाएं, प्रवासी संकट और शरणार्थी समस्याएं, ये सामाजिक में आते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा संस्थान, देखिए राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद NSC, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, ये 1998 में स्थापित हुई थी। कब स्थापित हुई भाई? 1998 में। ठीक है। अच्छा, और इसके अलावा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA। अच्छा, ये जो 90 इसका अगर डेट आप याद रखना चाहते हो 19 नवंबर है। ठीक है, ये इसी के अंतर्गत आता है NSA भी। अच्छा, देश की सुरक्षा नीति में मुख्य भूमिका NIA, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, NIA। ठीक NIA आतंकवाद व राष्ट्रविरोधी गतिविधियों की जांच करता है। इसका अगर स्थापना देखी जाए तो 2008 में हुई थी इसकी, 31 दिसंबर 2008। ठीक है। आफ्टर दैट रॉ रिसर्च एंड एनालिसिस, ये विदेशों में। देखिए बाहरी खुफिया एजेंसी की बात की जाए तो रॉ होती है, और आंतरिक खुफिया एजेंसी की बात की जाए तो IB होती है। दोनों में इतना फ़र्क है। इंटेलिजेंस ब्यूरो के सदस्य कहाँ काम करते हैं? इंटरनल, मतलब देश के अंदर खुफिया एजेंसी की तरह से काम करती है ये। और रॉ जो होती है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, ये विदेशों में खुफिया एजेंसी के रूप में काम करती है। दोनों में ये डिफरेंस है। DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये रक्षा तकनीकी। अच्छा, NHRC, नेशनल ह्यूमन राइट्स काउंसिल कमीशन, सॉरी, ये हम कल इस पर काफ़ी चर्चा हो चुकी है, पूरा टॉपिक कंप्लीट है ना। सुरक्षा अभियानों में मानव अधिकारों की। अच्छा, ये यहाँ क्यों स्पेशल है? क्योंकि ये वैसे ही नहीं, लेकिन अगर आप सुरक्षा अभियान भी चला रहे हैं और वहाँ भी किसी तरह से मानव अधिकार का हनन कर रहे हैं तो वहाँ भी ये काम करता है। ठीक है ना, जनरली तो काम करता ही है। राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े प्रमुख कानून, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट UAPA 1967 में बना था। ठीक है। आतंकवाद और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों का पर रोक के लिए। मनी लॉन्ड्रिंग वाला मैटर भी इसी में आता है। अगर विदेश से कहीं फंडिंग वगैरह हो रही है तो वो इसी के तहत आता है। ठीक है। नेशनल सिक्योरिटी एक्ट NSA 1980 में बना है। किसी भी व्यक्ति को देश की सुरक्षा खतरे में डालने पर बिना मुकदमा किए हिरासत में लिया जा सकता है। किसके अंतर्गत? NSA के अंतर्गत। ये 1980 में। आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट एस्पा जिसे कहते हैं, ये 1958 में बना था। और सबसे पहले एस्पा लगा कहाँ था? 1958 में ही असम में लगा था। ठीक है, इसी वजह से ही बनाया गया था। आसाम जैसे, आसाम। ठीक। अच्छा, कौन सी सन में? इसी सन में 1998 में। क्लियर। अशांत क्षेत्र, जम्मू कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट में सेना का विशेष अधिकार। किसको? सेना को। इसके तहत किसको विशेष अधिकार दिए जाते हैं? सेना को। ठीक है। मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का बना 2002 में। अवैध धन और आतंकवाद को फंडिंग रोकने हेतु 2002 में मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट बनाया गया। ठीक, इसका भी थोड़ा ध्यान रखना है। अब बात आती है पुलिस की भूमिका, रोल ऑफ पुलिस इन नेशनल सिक्योरिटी। देखिए बाहरी सुरक्षा से तो पुलिस का कोई लेना देना है नहीं। अगर बाहरी से या सीमा सुरक्षा की बात की जाए तो हमारे पास BSF, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, वो अपना काम करेगी। तो पुलिस का अपना काम कहाँ रहा? इंटरनल सिक्योरिटी के लिए। ठीक है। तो सबसे पहला काम इसका अपराध नियंत्रण और कानून व्यवस्था बनाए रखना है। खुफिया जानकारी जुटाना भी पुलिस का काम है। आतंकवाद, नक्सलवाद और दंगों को रोकना भी इसका काम है जब आंतरिक रूप से हो रहे हैं। ठीक है ना। साइबर अपराध को रोकना, इसके लिए अलग से एक साइबर टीम बनाई जाती है, साइबर वो बना रखा है, सेल बना रखा है। सोशल मीडिया की निगरानी भी करना, कोई इधर उधर की फालतू की खबरें जिससे सामाजिक सौहार्द वगैरह इस तरह की कोई खबर तो नहीं आ रही है, इसकी भी निगरानी पुलिस को रखनी है। राष्ट्रीय एकता और सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखना, तो इस तरह से पुलिस का ये काम भी है कि राष्ट्रीय एकता बनाए रखे और सांप्रदायिक जो आंतरिक दंगे होते हैं, है ना, सांप्रदाय विशेष के बीच में, उनको उनके बीच में भी सामंजस्य बनाए रखे। अच्छा, वर्तमान की राष्ट्रीय सुरक्षा चुनौतियाँ, करंट चैलेंजेस क्या हैं? देखिए सबसे बड़ा चैलेंज तो पाकिस्तान का आतंकवाद है ही, चीन के साथ सीमा विवाद है, बढ़ते साइबर अपराध भी आजकल बहुत बड़ी दिक्कत पैदा कर रहे हैं, ड्रग्स और हथियारों की तस्करी, ये संगठित अपराध है ना, नक्सलवाद, आंतरिक विद्रोह, ये दोनों हैं। नक्सलवाद कितने
राज्यों में है, लगभग 20 राज्यों में फैला हुआ है, ये भी चुनौती है। सोशल मीडिया आधारित अफवाहें बहुत बड़ी चुनौती हैं। आजकल कोई भी किसी भी तरह का वीडियो बना के और अफवाहें फैला देता है, जिससे दंगे हो सकते हैं, सामाजिक सौहार्द बिगड़ सकता है। नॉर्मली राजनीतिक लोग ऐसा करते ही रहते हैं। निष्कर्ष, कंक्लूजन क्या है? राष्ट्रीय सुरक्षा केवल सेना और पुलिस की जिम्मेदारी नहीं है भैया, बल्कि प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। तो सबसे पहले तो ये फालतू अफवाहें गलत सलत ना फैलाएं, उनको शेयर भी ना करें जब तक उसकी सत्यता की जांच ना हो जाए। यूपी पुलिस एसआई परीक्षा में इस टॉपिक से प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। और किस टॉपिक को? कानून, संस्थान, आतंकवाद, नक्सलवाद और साइबर अपराध से प्रश्न पूछे जाते हैं। मैंने यहाँ 50 प्रश्न आपके लिए जो मुझे बहुत महत्वपूर्ण लगे, वो मोस्टली तो पीछे किसी भी एग्ज़ाम में आए हुए हैं, लेकिन कुछ 1-2 क्वेश्चन ऐसे भी मैंने इसमें रखे हैं जो मुझे लग रहा है कि ये बहुत उपयोगी हैं और इनके आने की प्रबल संभावना है। तो आइए बिना देरी करते हुए हम अपने क्वेश्चंस भी स्टार्ट करते हैं। नेशनल सिक्योरिटी इश्यू के 50 MCQ हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद NSC की स्थापना कब हुई थी? बताइए, है ना? 1998, ठीक है। और कब हुई थी? 19 नवंबर। क्लियर है? 19 नवंबर। मैं पीछे भी बता चुका हूँ, ठीक। इसके बाद रॉ किस प्रकार की एजेंसी है? रॉ ये बाह्य खुफिया एजेंसी है तो खुफिया एजेंसी लेकिन बाह्य है। और अंत कौन सी है? IB। तो रॉ होगी हमारी ऑप्शन बी इज करेक्ट। रॉ है हमारी बाह्य खुफिया एजेंसी। अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट UAPA 1967 में इसको लागू किया गया था, ठीक। 1967 में, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम NSA नेशनल सिक्योरिटी एक्ट किस वर्ष लागू हुआ? 1980। नेशनल सिक्योरिटी अधिनियम 1980। AFSPA आर्म फोर्स स्पेशल पावर्स एक्ट मुख्य रूप से कहाँ लागू है? देखिए, जम्मू कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में, उत्तर पूर्वी राज्यों में, ठीक है। सबसे पहले कहाँ लगा था ये? आसाम में 1958। सबसे पहले 1958 में कहाँ लगा था ये? आसाम में सबसे पहले, फर्स्ट टाइम, है ना। फर्स्ट टाइम कहाँ लगा था? इस सन में आसाम में, ठीक है। खैर, याद रखने वाली चीज़ें हैं। क्वेश्चन नंबर 6 भारत की आंतरिक खुफिया एजेंसी कौन सी है? आंतरिक खुफिया एजेंसी IB इंटेलिजेंस ब्यूरो। और बाह्य रॉ। NIA नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की स्थापना किस वर्ष हुई? अभी पीछे बताया है, जरा बताइए। NIA 2008। कौन से दिन? 31 दिसंबर, ठीक है, 2008 में। CERT का मतलब यहाँ है इंडिया, C का मतलब कंप्यूटर, E का मतलब इमरजेंसी, R का मतलब रेस्पॉन्स और T का मतलब टीम। मैं पीछे इसकी फुल फॉर्म लिखवा चुका हूँ, ठीक है। दोबारा लिखवाऊँ क्या? ज़रूरत नहीं है, चलो वही लिख देता हूँ। कंप्यूटर इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम, और IN का मतलब इंडिया, यहाँ एंड लगा, IN का मतलब इंडिया, ठीक है जी। किसके लिए होती है? साइबर सुरक्षा के लिए। क्लियर? कंप्यूटर आ रहा है तो साइबर सुरक्षा होगी कि नहीं होगी? नक्सलवाद को किस रूप में जाना जाता है? वामपंथ उग्रवाद, है ना, वामपंथी कहा जाता है नक्सलवाद, वामपंथ, लेफ्ट विंग्स। नेक्स्ट, हवाला कारोबार किससे संबंधित है? बताइए भाई। आतंकवाद फंडिंग से संबंधित है हवाला। भारत में साइबर अपराधों की जांच किस एजेंसी द्वारा होती है? साइबर अपराधों की तो साइबर क्राइम पुलिस करेगी, है ना, याद रखना, पुलिस वालों के लिए महत्वपूर्ण है क्वेश्चन। साइबर क्राइम पुलिस यूनिट, ठीक। नेक्स्ट, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA किसके अधीन कार्य करता है? NSA अजीत डोभाल जी हैं, किसके साथ रहते हैं? प्रधानमंत्री के साथ, ठीक है। तो किसके अंतर्गत काम करते हैं, किसके अधीन कार्य करते हैं? ये कार्य करते हैं जी प्रधानमंत्री के। क्लियर? और ये NSA है ना, राज्य और
दोनों का ये अधिकार में आती है, ये भी ध्यान रखना है। किसी राज्य में भी होगा फिर भी ये काम करेगी। आतंकवाद विरोधी कानून यूए अनलॉफुल एक्ट प्रिवेंशन एक्ट है ना, किसको रोकता है भैया? आतंकवाद और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को। यूएपीए किसके लिए होता है? आतंकवाद और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को रोकने के लिए। ठीक, और इसके बाद आर्म फोर्स स्पेशल पावर्स एक्ट के अंतर्गत किसे विशेष अधिकार दिए जाते हैं? सेना को हमेशा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना बताइए। कल के वीडियो में भी ये है, ठीक, इस पर काफ़ी चर्चा हो चुकी है, टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। 1993 आतंकवाद से निपटने के लिए भारत ने किस संगठन की स्थापना की? बताइए। आतंकवाद से निपटने के लिए भारत ने किस संगठन की स्थापना की? देखिए, NIA, ठीक है। और इसके बाद नक्सलवाद का मुख्य कारण सामाजिक आर्थिक असमानता, बिल्कुल इंटरनल मैटर है ये। और ये क्यों उपजा? सामाजिक आर्थिक असमानता के कारण। भारत की सीमा सुरक्षा बल BSF किस वर्ष गठित हुई? 1965, यस 1965। और देखिए 31 दिसंबर है ना, और NIA भी 31 दिसंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, साइबर आतंकवाद किससे संबंधित है? साइबर आतंकवाद ऑनलाइन हैकिंग एंड साइबर अटैक से। बिल्कुल सही, यही एक ऑप्शन है इसमें, हैकर है नहीं, नक्सल है नहीं, ठीक है। DRDO का डिफेंस से संबंधित जितने भी रक्षा अनुसंधान और विकास का संस्थान है ये, इसकी तो हिंदी रहती है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, है ना। भारत की आंतरिक सुरक्षा का सबसे बड़ा खतरा किसे माना जाता है? भैया 20 राज्यों में कौन दिक्कत पैदा कर रहा है? नक्सलवाद। तो सबसे बड़ा खतरा तो आंतरिक यही हो गया, सबसे बड़ा आंतरिक खतरा है नक्सलवाद। हथियारों की तस्करी बताइए भैया। संगठित अपराध, है ना, हथियारों की तस्करी पीछे बता चुके हैं, संगठित अपराध में आता है। सीमा सुरक्षा के लिए कौन सी एजेंसी उत्तरदायी है? सीमा सुरक्षा BSF करती है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF। आंतरिक सुरक्षा अपनी पुलिस करती है, राज्य की पुलिस, जिस भी राज्य का मैटर होगा। पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद किस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा है? जम्मू कश्मीर, कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है ना, ज़्यादा सोचना ही नहीं है, जम्मू एंड कश्मीर। नेक्स्ट, हैक करेंसी का मामला किससे जुड़ा है? भाई सामाजिक सुरक्षा, आर्थिक सुरक्षा, साइबर सुरक्षा, आर्थिक है भैया। हैक करेंसी आर्थिक है, फाइनेंशियल मैटर है। इसके बाद राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम NSA किसको अधिकार देता है? प्रधानमंत्री को। पीछे भी बात हो चुकी है, NSA प्रधानमंत्री के अंतर्गत अंडर में काम करता है। AFSPA सबसे पहले किस राज्य में लागू हुआ? 1958, असम, याद आया, 1958 में ही बना था। और किस लिए? असम में राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को रोकने के लिए। मनी लॉन्ड्रिंग रोकने के लिए भारत में कौन सा अधिनियम है? वही 1967 वाला, UAPA वाला, मनी लॉन्ड्रिंग के लिए। ठीक, राष्ट्रीय सुरक्षा, नो 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 नो, ये तो गड़बड़ हो जाएगा। मनी लॉन्ड्रिंग, सॉरी, मनी लॉन्ड्रिंग वाला मैटर गड़बड़ हो जाएगा भैया। जब इसमें PLM है तो मेरे हिसाब से PLM ही होना चाहिए, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, है ना, यही अधिनियम तो है PLM। मनी लॉन्ड्रिंग रोकने के लिए P फॉर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग
एक्ट। क्लियर है भैया? ये जो एक्ट है ये 2002 में बनाया गया था। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। मनी लॉन्ड्रिंग रोकने के लिए PMLA, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। ठीक। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद NSC की अध्यक्षता कौन करता है भैया? प्रधानमंत्री करेगा। इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करेगा। भारत की साइबर सुरक्षा एजेंसी का नाम? साइबर सुरक्षा एजेंसी CERT इन, है ना? यही तो है। C फॉर कंप्यूटर, E फॉर इमरजेंसी, R फॉर रेस्पॉन्स, T फॉर टीम और IN फॉर इंडिया। नेक्स्ट, NIA का मुख्यालय, सोचने की ज़रूरत नहीं, दिल्ली में। दिल्ली मतलब नई दिल्ली में। IB इंटेलिजेंस की स्थापना भाई साहब अंग्रेज़ों के टाइम में हुई थी, ध्यान रखना, 1887। 1887 सबसे पुरानी इंटेलिजेंस संस्था है ये हमारे देश की। अंग्रेज़ों के टाइम में 1887 में हुई थी इसकी स्थापना। ठीक है, सबसे पुरानी अगर एजेंसी पूछे तो आपको IB लिखनी है। रॉ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? रॉ का मुख्यालय भी भैया नई दिल्ली में स्थित है। ठीक। सांप्रदायिक दंगे किस श्रेणी में आते हैं? आंतरिक सुरक्षा, बाह्य सुरक्षा, आर्थिक सुरक्षा, साइबर सुरक्षा? नहीं भैया, आंतरिक मैटर है सांप्रदायिक दंगे तो। ठीक है, कुछ क्वेश्चन तो ऑप्शन पढ़ने से ही हो जाते हैं ना। भारत में साइबर सुरक्षा दिवस 30 नवंबर है ना? हाँ है, बिल्कुल। ऑप्शन डी इज करेक्ट। साइबर सुरक्षा 30 नवंबर हर साल। सीमा पर अवैध घुसपैठ रोकने का दायित्व BSF को। सीमा पर की सुरक्षा किसके पास होती है? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, BSF। नेक्स्ट, भारत की सुरक्षा एजेंसी में सबसे पुरानी, बताइए, अभी बात हो रही थी, इंटेलिजेंस ब्यूरो IB। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट, नक्सलवाद किस विचारधारा से प्रभावित है? माओवादी विचारधारा से प्रभावित होता है भैया नक्सलवाद। ठीक है क्या इसमें माओवाद? ये रहा माओवादी विचारधारा। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट, जम्मू कश्मीर में आतंकवाद से निपटने के लिए कौन सा विशेष बल तैनात है? CRPF। जम्मू कश्मीर में कौन सा विशेष बल है? सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, CRPF। ठीक है। साइबर डोम परियोजना केरल की है, ध्यान रखना। किस राज्य की है? केरल। पूछा ही क्वेश्चन वही। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आंतरिक सुरक्षा का सबसे बड़ा साधन कौन है? आंतरिक सुरक्षा का सबसे बड़ा साधन आप हो, पुलिस बल। ठीक है, पुलिस फोर्स आंतरिक सुरक्षा का सबसे बड़ा साधन है भैया। NDRF नेशनल डी फॉर डिजास्टर है, यहाँ रेस्पॉन्स फोर्स लिख दूँ क्या? अरे भैया, N फॉर नेशनल, D फॉर डिजास्टर और R फॉर रेस्पॉन्स, F फॉर फोर्स। कहीं भी कोई प्राकृतिक आपदा अगर आती है, भूकंप, बाढ़ वगैरह, तो कौन सी फोर्स जाती है? हमारी NDRF की टीम पहुंचती है। आतंकवाद रोकना उद्देश्य नहीं भैया, प्राकृतिक आपदाओं से निपटना। NDRF का काम क्या है? प्राकृतिक आपदाओं से निपटना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, टेरर फंडिंग किस एक्ट के तहत दंडनीय है? दंड अगर देना है तो UAPA है ना, और आता किसके? प्रिवेंशन किसके तहत होता है इसका? PMLA, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। ठीक है, लेकिन इसमें दंड किसके अंतर्गत दिया जाएगा? टेरर फंडिंग को UAPA 1967 में बना था ये एक्ट। नेक्स्ट, साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी भारत ने कब? साइबर सिक्योरिटी भारत ने 2013 में, भारत में साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी 2013 में जारी करी। ठीक है। CBI का मुख्य कार्य भ्रष्टाचार और आर्थिक अपराध दोनों की जांच करना। बिल्कुल सही बात है, भ्रष्टाचार और आर्थिक अपराध जो भी हैं उनकी जांच करना, CBI। सुरक्षा का सामाजिक आयाम किससे संबंधित है भैया? बेरोजगारी और गरीबी से। नक्सलवाद से नहीं, साइबर अपराध से नहीं, सीमा विवाद से नहीं। सामाजिक आयाम किससे है? बेरोजगारी और गरीबी से। नेक्स्ट, ऑपरेशन ग्रीन हंट किससे संबंधित है?
नक्सलियों से, नक्सलवाद विरोधी अभियान, आतंकवाद विरोधी अभियान, सीमा विवाद, साइबर नहीं, नक्सलवाद से। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लैक मनी और हवाला किस प्रकार की समस्याएं हैं? आर्थिक सुरक्षा नहीं, समस्या है, सुरक्षा थोड़ी नहीं है, आर्थिक ही है ये। ब्लैक मनी और ये हवाला आर्थिक समस्याएं हैं, इसे समस्या कहना चाहिए ना, समस्या, तो ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनआईए किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? गृह मंत्रालय के। एनआईए हमेशा गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। राष्ट्रीय सुरक्षा का अंतिम लक्ष्य क्या है? केवल सीमा सुरक्षा ना, राष्ट्रीय सुरक्षा का है सीमा, आंतरिक और आर्थिक तीनों, देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता की रक्षा। ये हो गए आपके क्वेश्चन कंप्लीट।